पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बात होगी महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान के बीच शरद पवार की बेटी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सांसद सुप्रिया सुले ने बड़ा बयान दिया है। सुले ने दावा किया है कि अगले 15 दिनों में राजनीतिक विस्फोट होने वाला है। सुप्रिया ने कहा है कि एक विस्फोट दिल्ली में होगा तो दूसरा विस्फोट महाराष्ट्र में होगा। सुप्रिया का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही है। दरअसल अटकलें हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों को अयोग्य घोषित कर दें तो सरकार बचाने के लिए बीजेपी एनसीपी नेता अजीत पवार की मदद ले सकते हैं। अटकलें तो ये भी है कि बीजेपी अजीत पवार को मुख्यमंत्री पद की भी पेशकश कर सकती है। ऐसे में हो सकता है कि अजीत पवार इतिहास दोहरा दें। हालांकि अजीत पवार इन खबरों को उन्हें बदनाम करने की साजिश करार दे रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र की राजनीति में फिर भूचाल के संकेत। बीजेपी से हाथ मिलाएंगे अजीत पवार। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले का बड़ा दावा। अगले 15 दिन में होंगे 2 राजनीतिक विस्फोट। महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान के बीच शरद पवार की बेटी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सांसद सुप्रिया सुले ने बड़ा बयान दिया है। सुले ने दावा किया है कि अगले 15 दिन में 2 राजनीतिक विस्फोट होने वाले हैं। सुप्रिया ने कहा कि एक विस्फोट दिल्ली में होगा तो दूसरा विस्फोट में होगा। सुप्रिया का ये बयान ऐसे समय में आया है जब नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। सुले के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में कयासों का दौर शुरू हो गया है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और सांसद सुप्रिया सुले की कुछ दिन पहले पुणे में एक रैली थी जिसमें अजीत पवार शामिल नहीं हुए। उसके बाद उनके बीजेपी में जाने की अटकलें और तेज हो गईं। हालांकि बाद में अजीत पवार ने ये साफ कर दिया कि वो रैली में शामिल क्यों नहीं हुए, लेकिन कयासों का दौर खत्म नहीं हुआ। खास बात ये भी है कि हाल ही में उद्धव गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने शरद पवार से मुलाकात के बाद दिए थे कि बीजेपी एनसीपी में एकनाथ शिंदे टाइप ऑपरेशन चला रही है और दबाव की वजह से कुछ एनसीपी विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। जानकारों का भी कहना है कि एनसीपी की कमान शरद पवार के हाथ से फिसल रही है। ऐसे में उनके भतीजे अजीत पवार के साथ 35 विधायक एनसीपी छोड़ बीजेपी में जाने को तैयार हैं। खास बात यह है कि इन नेताओं में वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल भी शामिल बताए जा रहे हैं। दरअसल अटकलें हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों को अयोग्य घोषित कर दे तो सरकार बचाने के लिए बीजेपी एनसीपी नेता अजीत पवार की मदद ले सकती है। अटकलें तो ये भी हैं कि बीजेपी अजीत पवार को मुख्यमंत्री पद की भी पेशकश कर सकती है। ऐसे में हो सकता है कि अजीत पवार इतिहास दोहरा दें। हालांकि अजीत पवार इन खबरों को उन्हें बदनाम करने की साजिश कराते रहे हैं। सत्ता के खेल में अपनी स्थिति और वर्तमान राजनीतिक अंकगणित की व्याख्या करते हुए अजीत पवार ने कहा कि बीजेपी निर्दलीय के खाते में 115 विधायक हैं। इसीलिए अगर शिंदे गुट के 16 विधायक अयोग्य हो भी जाते हैं तो मौजूदा सरकार के पास 149 विधायक बचे हैं। उन्होंने कहा कि 16 विधायकों की अयोग्यता के बाद 288 सदस्यीय विधानसभा की ताकत घटकर 272 हो जाएगी और इसीलिए सत्तारूढ़ गठबंधन के पास साधारण बहुमत होगा। अजीत पवार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर शिंदे गुट के 16 विधायक अयोग्य हो भी जाते हैं तो भी शिंदे गुट और बीजेपी सरकार गिरने वाली नहीं है। इसीलिए बीजेपी उनको तोड़ने की कोशिश क्यों करेगी। लेकिन हाल फिलहाल में हुई घटनाक्रम बताने के लिए काफी है कि अंदर खाने काफी कुछ चल रहा है। एनसीपी चीफ शरद पवार ने हाल ही में कांग्रेस के अडानी मामले में जेपीसी की मांग को खारिज कर दिया था। उसके बाद उनके भतीजे अजीत पवार ने पीएम मोदी के करिश्मे की तारीफ कर दी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने ईवीएम पर भी भरोसा जताया था। उन्होंने कहा, मुझे ईवीएम पर पूरा भरोसा है, कोई एक व्यक्ति ईवीएम में हेरफेर नहीं कर सकता। ये एक बड़ी प्रणाली है। हारने वाली पार्टी ईवीएम को दोष देती है, लेकिन ये लोगों का जनादेश है। इतना ही नहीं, अजीत पवार ने पीएम मोदी की शान में कसीदे भी पढ़े। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी के केवल 2 सांसद थे उसने पीएम मोदी के नेतृत्व में साल 2014 में जनादेश से सरकार बनाई और देश के दूर दराज वाले इलाकों में पहुंच गई। तो क्या ये मोदी का करिश्मा नहीं है? तो फिर इन वर्तमान परिस्थिति में क्या मतलब निकाले जाएं? भले ही अजीत पवार सियासी आंकड़ों का गणित समझाकर अटकलों को शांत करना चाह रहे हैं, लेकिन दीवार पर लिखी इबारत की तरह से ये साफ है कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे महाराष्ट्र में भी सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज।
तो महाराष्ट्र में आखिर क्या होने वाला है, किस बात का जिक्र आखिर सुप्रिया सुले कर रही हैं, इस बात को समझना होगा। इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ महेश वर्मा जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। संजय द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है शिवसेना के, आपका बहुत स्वागत है। और मुखलेश शेख जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, नेता है एनसीपी के, आपका भी बहुत स्वागत है। मुखलेश जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। सवाल इस बात को लेकर कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सांसद सुप्रिया सुले ने जो ये बयान दिया है, सुले ने दावा किया है कि 15 दिन के अंदर 2 राजनीतिक विस्फोट होने वाले हैं। ये राजनीतिक विस्फोट कौन से विस्फोट होने वाले हैं? वो कह रही है एक दिल्ली में होगा, एक महाराष्ट्र में होगा। थोड़ा सा आप भी अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में समझा दीजिए सर, ऐसा कौन सा भूचाल आने वाला है राजनीति में, महाराष्ट्र में खास तौर पर, जिसका जिक्र अभी सुप्रिया सुले कर रही हैं? देखिए, अभी जिस तरह महाराष्ट्र के अंदर जो ये एक मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से सारे चीज को जनता को देखने मिल रहा है, हमारी पूरी तैयारी है। हमारे आदरणीय शरद पवार साहब का जो भी निर्णय होगा, हमारे अजीत पवार साहब और सुप्रिया सुले जी, जयंत पाटिल साहब, तमाम बड़े लीडर जो भी निर्णय लेंगे उनके साथ हमारे कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे और वो अच्छा ही निर्णय होने वाला है। आगे बहुत ही अच्छा एक मैसेज हम देने वाले महाराष्ट्र के जनता के लिए, किसानों के लिए, महंगाई के लिए। तो ये अभी देखने की बात है, मैं इसके बारे में अभी खुलकर आपको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन यह है कि अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं हुआ है। हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं या फिर शिंदे ग्रुप में जा रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि ऑफिशियली हमारे पार्टी की तरफ से कोई डिक्लेरेशन अभी दिया नहीं है। और सबने कहा है कि जो मैं कह रहा हूं उसको मानो, और जो मीडिया की जो बात है उस बात को नहीं मानना चाहिए कि मीडिया तरह तरह की बातें कर रहा है। ठीक है, मीडिया के पास खबर है, न्यूज है, न्यूज जमीन से मिलती है, जनता से मिलता है, मीडिया दिखाती है। तो मैं चाहूंगा कि जज्बात हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा ये सारे चीज को खुलासा करना। अभी तो बहुत कुछ बाकी है पिक्चर, और आगे चल के सब चीज क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम बीजेपी के साथ सरकार में जा रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम पवार साहब को छोड़ के भाग रहे या फिर पवार साहब के अलावा हमारी पार्टी कुछ करने जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पवार साहब हमारे नेता है, आदरणीय पवार साहब का जो भी निर्णय होगा उस पर हम सब कार्यकर्ता सारे लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे, पवार साहब के पीछे खड़े रहेंगे। संजय जी, सीधा रुख मैं आपका कर लेती हूँ सर। सवाल इस बात को लेकर है, हाल ही में जिस तरह से संजय राउत ने शरद पवार से मुलाकात की और उसके बाद जो संकेत निकल के सामने आए, उन्होंने कहा कि बीजेपी एनसीपी में एकनाथ शिंदे टाइप ऑपरेशन चला रही है और दबाव की वजह से कुछ विधायक एनसीपी छोड़कर जा सकते हैं। इसे किस तरह से देखते हैं? यहाँ पर भी धोखा मिला क्या आपको, ये कहेंगे? नेहा जी, मैं एक चीज बता दूंगा आपको। देखिए, महाराष्ट्र उद्योगों का शहर है, आर्थिक राजधानी है, जहाँ से इन्होंने जो फैक्ट्रियां वाला लग रही थी उनको वापस भेज दिया सरकार के नाते। अगर सरकार ना होते तो नहीं भेज पाते गुजरात में। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि आज भाजपा की जो मजबूरी है वो महाराष्ट्र को देख रहा है। इधर माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आना है, उनको लग रहा है कि अगर माननीय, देखिए मैं तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट निर्णय इनके खिलाफ आ गया तो भाजपा चुनाव कराने की विचार में इसमें नहीं है। क्यों कि अभी 3 बार चुनाव हुए, टीएमसी चुनाव टले हुए हैं, चुनाव 3 बार जो चुनाव हुए आपके, चाहे एमएलसी चुनाव हुए हैं, चाहे 2 विधायकों के देहावसान के बाद चुनाव हुए हैं, चाहे और भी चुनाव हुए हैं। बीजेपी और शिंदे ने की हालत क्या हुई आप भी देख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने सोचा था कि हम शिवसेना नाम से जो 30 साल गठबंधन रहा है, अगर हम शिंदे को अपनी तरफ ले लेते हैं और शिवसेना नाम बिल्कुल दे देते हैं तो शायद जो वोट बैंक है, जो वोटर है, जो नाम है, वो पूरा हमको मिल जाए। लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने और हमारे शिवसेना के नेताओं ने, विधायक तो गद्दार है, अच्छा विधायक सरकार बनाने चले गए, लेकिन शिवसेना के शिवसैनिक जो माननीय बाला ठाकरे को मानते हैं, शिवसेना को, उद्धव जी ठाकरे को मानते हैं, वो टस से मत नहीं हुए। तो आज भाजपा के पास एक बड़ा प्रश्न चिन्ह आ गया है कि हम जो नई सरकार चला रहे हैं, अगर माना कहीं सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया और सरकार गिर गई तो हम क्या करेंगे? क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगेगा, राष्ट्रपति शासन की मियाद होती है, उसका चुनाव कराने पड़ेगा। ठीक है। तो ये जो दिक्कतें आ रही भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी अब देखिए भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी पहले आई थी, उसने कैसे शुरू किया सबका काम? उसने सबसे पहले धीरे धीरे व्यापार को बढ़ाना शुरू किया। आज क्या हो रहा है? आज जो हमारे जितने संस्थान हैं, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे बीपीसीएल हो, चाहे
जो भी है ठीक है। वो एक आदमी को दिए जा रहे हैं। ठीक है और वो संजय जी। जीत पे और वो क्या कर रहा है, चाइना में जो उद्योगपति है उसको ठीक है ठीक है जीत पे ठीक दे है रहा महेश जी, तो सिद्धांत तो क्या ऐसे हो चल रही रहा है ना। सर? ये बयान भी जो सुप्रिया सुले का आया है वो भी कई मायने इसके निकाले जा रहे हैं। अजीत पवार कई मर्तबा तारीफ भारतीय जनता पार्टी की कर चुके हैं, मोदी की कर चुके हैं। हाल ही में शरद पवार ने भी ये कहा था कि देखिए अडानी मुद्दे पर जेपीसी की कोई जांच की मांग नहीं है और हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। और जिस तरह से हाल ही में अभी फैसला आने वाला है, जिस बात का जिक्र भी कर रहे थे, शिंदे समेत 16 विधायक अयोग्य हो सकते हैं, ऐसा ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ सकता है, ये भी एक अटकलें है। इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तस्वीरें थोड़ी साफ करिए सर। देखिए, सुप्रिया सुले जी का जो बयान है उससे ऐसा लग रहा है नेहा जी की अब शरद पवार युग जो है उसका अंत हो गया। एनसीपी में अब किसी तरह से किसी नेता का भविष्य बचा नहीं। जो उन्होंने 2 धमाके की बात कही उसमें एक तो मुझे ये समझ में आता है कि हो सकता है एनसीपी का विलय जो है कांग्रेस या उद्धव के साथ हो जाए, ताकि ये अपनी ताकत को कहीं मजबूत करने की दिशा में काम कर सके। क्योंकि अब शरद जी के पास वो क्षमता रही नहीं और जो सेकेंड लाइन वहां नेतृत्व है वो न के बराबर है। अजीत पवार जी को भी अपना राजनीतिक भविष्य तय करना है। आ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, हमारे पास आएंगे तो हम उनको किन शर्तों के साथ अपनाएंगे वो अलग बात है। वो हम अभी से कुछ कहें तो वो उचित नहीं होगा, लेकिन हमारी तारीफ अगर वो अजीत पवार जी कर रहे हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का दोष है, ये कैसे कहा जा सकता है? नहीं, ये भी तो कहा आप जा रहा मेरी है, ये भी तारीफ कहा जा करें। रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वो शिंदे ऑपरेशन जो चलाया था उसी तरह से एनसीपी को भी तोड़ने की कोशिश कर रही है। आज हमारी उस तरह की कोई जरूरत नहीं है। ये तो आकलन और इस तरह का कयास लगाना कि सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि 16 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दे, तो ऐसी सूरत में अजीत पवार को अगर वो नहीं, मान लीजिए आपकी बात को ही हम बड़ी करें, सुप्रीम कोर्ट ऐसा न करे, तब क्या अजीत पवार के साथ जो अभी बात हो रही है जी मतलब नहीं है। मतलब आज साफ है कि वहां जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो अब अस्तित्व है, जो वहां का एक जो कार्यकर्ताओं का एक घुटन जो पार्टी के अंदर अब दिखाई दे रही है, जो एक सड़न दिखाई दे रही है, जो नेतृत्व की कमी दिखाई दे रही है, आज के डेट में वहां संगठन नाम की कोई चीज नहीं रही जो कहीं से एनसीपी को सपोर्ट करे। वहां एक सत्ता में जब थे तो थोड़ा बहुत कहीं कार्यकर्ता जुटे भी थे, जुड़ भी रहे थे, लेकिन अब तो वो कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो जो लचर नेतृत्व है उसके आगे सबने घुटने टेक दिए, तो उसमें अजीत पवार भी एक है। ठीक है संजय जी, जल्दी से बात रखिए अपनी, फिर मैं मुखलेश जी का रुख करती हूँ। देखिए, जेपी नड्डा जी ने क्या कहा था कि जो छोटी रीजनल पार्टियां हैं, क्योंकि एनसीपी अभी तक राष्ट्रीय पार्टी थी, टीएमसी राष्ट्रीय पार्टी थी, तो उनको राष्ट्रीय पार्टी दर्जा में खत्म हो गया। तो रीजनल पार्टियों को खत्म करने का इनका जो, देखिए मैं एक बात जानता हूँ, खत्म करने में जो विचार है तो ऐसे पूरा नहीं होता। देखिए एक बात मैं जानता हूँ, अगर आप बड़े बन जाए, पैसे वाले बन जाए, आज देश के प्रधानमंत्री बन गए, तो प्रधानमंत्री बनने का मतलब या सरकार केंद्र सरकार चलाने का मतलब ये नहीं है कि जनता ने आपको साथ दिया। तो जितनी रीजन पार्टियां हैं उनको तोड़ दें आप। भाई आज उद्धव जी की पार्टी को माने शिवसेना को आपने सिंधे उदय दी, लेकिन चुनाव में क्या नतीजा निकला? आज जो माननीय उद्धव ठाकरे जी जो एनसीपी के साथ कांग्रेस के साथ जो रैलियां कर रहे हैं उसमें भीड़ जीत के नहीं आ रही है। जैसे आपने 10 करोड़ रुपए 20 करोड़ से देके आपने रैली के चिंता की, खरीद के नहीं आ रही है, लोग अपने आप निकल के आ रहे हैं। और चुनाव में उन्होंने दिखा दिया, जहाँ आपने 2 विधायक 30 साल तक जीत रहे थे उस विधायक को हरा दिया। इससे मतलब शिवसेना उद्धव ठाकरे की है। आप किसी घर में कब्जा करके, ठीक है, 10 सेकंड महेश जी के पास कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं, फिर मैं मुखलेश जी का रुख करती हूँ। ठीक है, हो गया, ठीक है संजय जी। उस पार्टी में जो एनसीपी का राष्ट्रीय दर्जा का जो इतनी भी खत्म हुआ है, सुन लेते संजय जी सुन लेते। देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय दर्जा समाप्त किया है चुनाव आयोग ने, उसका कारण ये नहीं है जो संजय जी बता रहे हैं। उसका कारण ये है संजय जी कि उनके जो समर्थन है, जो उनका मत है, जो वोटों की संख्या है राष्ट्रीय स्तर पे, वो उस स्तर पे नहीं रही जिस स्तर पे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि उनका जो प्रभाव है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का,
वो अब ना के बराबर रहा। दूसरी बात एक नेहा जी मैं कहना चाहूंगा कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए हो। 5 बार यही शरद पवार ने कांग्रेस के पीठ में छुरा घोंप के इस देश में विदेशी मूल की बात जो है सोनिया गांधी जी के बारे में किसने फैलाया? वो शरद पवार जी थे। आज वो विदेशी मूल की वजह से, उनके विरोध की वजह से सोनिया जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाई। ये कसक आज भी उनके दिल में रहता है। सबसे बड़ा विरोध जो है कांग्रेस को विखंडित करने का काम किसने किया? शरद पवार जी ने किया। तीसरी बात, आज शिवसेना में जो 2 फाड़ हुआ, उसका अगर कोई कारण है तो शरद पवार जी हैं। तो सवाल यह है कि आज उनकी कहीं टूटती घूटती और कहीं नीचे जा रही है, लुढ़क रही है, तो उनका खुद का अपना ही वो स्वभाव है जो राजनीतिक स्वभाव शरद जी का है कि एन केन प्राकेण सत्ता में बने रहना और किसी प्रकार से राजनीति को उस तरह से नहीं करना जैसे जनता में। आप राजनीति में इसलिए नहीं आते हैं कि आप सत्ता में बने रहिए, आप राजनीति में इसलिए आइए कि आप कहीं जन सेवा कर सकें, आप जनता से लोगों से संपर्क आपका बना रहे। ये बहुत जरूरी है और वो शरद पवार जी ने कभी भी उनके राजनीतिक जीवन में मुझे दिखाई नहीं दिया। और मैंने हमेशा ये चीज तो ये तो आप पे आरोप लगते रहते हैं ना कि साम दाम दंड भेद तमाम तरीके अपनाने हैं, बस सत्ता पर काबिज होना है। जनसेवा तो दूर की बात है, कहते हैं सत्ता में काबिज होने की इतनी लालसा भारतीय जनता पार्टी में रहती है कि विचारधाराओं के साथ भी समझौता कर लेती है। ये एक अहम सवाल है कि क्या वाकई ऐसा है क्या? जैसे नाम बताइए, एक आध वाक्य बताइए जिसमें मुझे समझ में आए कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती और आपको क्या ही बताना सर, आप तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था, पीडीपी के साथ आपने समझौता कर लिया था। निश्चित रूप से जब पीडीपी के साथ हम जुड़े तो उनको हमने ये समझा के कहा था कि राष्ट्र हमारे लिए प्रथम है, कश्मीर हमारे लिए प्रथम है। और जब उससे उन्होंने किसी तरह से भेदभाव शुरू किया तो हमने उसी टाइम उनको सरकार से निकाल बाहर किया। चलो ठीक है, वहाँ पे जाएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, हम मुद्दे से हट जाएंगे। मुखलेश जी, सवाल इस बात को लेकर सर मैं लौटती हूँ, एनसीपी की कमान शरद पवार के हाथ से क्या फिसलती जा रही है? इससे क्या यही मायने निकाले, क्योंकि ऐसे में उनके भतीजे अजित पवार के साथ 35 विधायक जो हैं वो एनसीपी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाने को तैयार है, जो अभी तक खबरें आ रही है। और खास बात ये भी है कि नेताओं में वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। देखिए, बताना और साथ में जाना वो बहुत बड़ी अलग बात होता है, वो कुछ अलग बात हो जाता है। अभी हमारे पार्टी की तरफ से ऐसे कोई मैसेज, कोई जगह, कोई ऐसी बैठक हुई नहीं है और ये मुझे तो लगता है हवाई बातें हैं। ये अभी शरद पवार साहब शरद पवार जी को, पवार साहब बहुत बड़े देश के लीडर है, उनको छोड़ के अजित दादा पवार साहब जो है वो अलग जाने वाले, ऐसा कुछ सर वो तस्वीरें भी देश की जनता ने देखी थी और महाराष्ट्र ने देखी थी कि कितनी हड़बड़ी में शपथ तक ले ली गई थी अजित पवार के जरिए। इसको झुठला सकते हैं क्या? शपथ लिया अजित पवार साहब ने, 80 घंटे की सरकार बनी है। देवेंद्र जी उस टाइम सीएम बन रहे थे हमारे राज्य में, जब हम 80 घंटे की सरकार में उनके साथ थे। लेकिन अगर हमें मंजूर होता, भाजपाइयों के रवैया और उनकी जो सोच, उनका विचार हमारा नहीं जम रहा है बिल्कुल। इसके कारण अजित पवार साहब वापिस आ गए और आने के बाद जनता के मूड को देखकर वापिस हम जो है विपक्ष में बैठ के काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में। अब ये चर्चा हवाई है। इनके जो है, ये जो महाराष्ट्र की सरकार के अंदर इन्होंने जो सरकार बनाया है, विधायक को तोड़कर 50 खोखे देकर, इसका अभी कोर्ट से निकाला आने वाला है, इससे ये आउट होने वाले हैं। अभी इसके बारे में अलग अलग चर्चा कर रहे हैं। अब कौन क्या है नहीं है, पिक्चर बाकी है, अभी क्लियर हो जाएगा। ये तो भाजपा वाले हम पर वार करते रहे। ये भी कहा जा रहा है सर, ये भी कहा जा रहा है कि शरद पवार की हाल ही में संजय राउत के साथ मीटिंग हुई, उसके बाद भी संकेत दिए उन्होंने कि एनसीपी के अंदर भी तोड़फोड़ की राजनीति की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घुस चुकी है। नहीं, गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। हम एनसीपी के लोग हमारे विधायक के बिल्कुल खबर खैर ले रहे हैं, बिल्कुल सब तक से। अजित दादा पवार नोटिसेबल रहता है, उसमें भी बातचीत बनता है, उसमें भी न्यूज बन जाती है। लेकिन ये कोई ठीक नहीं है। अजित दादा पवार, शरद पवार जो कहेगा, सुप्रिया ताई और जैन पार्टी, सारे लोग शरद पवार साहब का सुनने वाले हैं। हम सब कार्यकर्ता शरद पवार साहब का सुनने वाले हैं। जब तक शरद पवार साहब डिसीजन कुछ नहीं लेगा, हम लोग कुछ नहीं करने वाले। महाराष्ट्र सुरक्षित है, महाराष्ट्र के लोग, जनता सुरक्षित है और हम विपक्ष में बैठ के काम करेंगे। देखिए, ये तो कह रहे हैं कि हम टस से मस नहीं होंगे, हम शरद पवार के साथ रहेंगे। अगर इन केस इस तरह का कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता है महेश जी, तो फिर कैसे बचाइएगा सरकार? उस तरह का समीकरण नहीं है जो आप कह रही हैं। हाँ।
उस तरह के समीकरण नहीं है आज के डेट में। हमारी कोई मजबूरी नहीं है। महाराष्ट्र में आप देखिए चुनाव कब है, इतनी बड़ी मजबूरी नहीं है कि हम जो है सरकार एन केन प्राकेन हम बनाने के लिए जो है वो शरद पवार जी या अजित पवार जी का हम राह देखें। आज की डेट में महाराष्ट्र की जो स्थिति परिस्थिति है उसका अगर कहीं आप आकलन करेंगी तो बहुत बड़ा वैक्यूम है। आज की डेट में जमीन पे शिवसेना जो उद्धव जी के हैं वो संगठन उनके साथ नहीं है। एनसीपी आज जो है, आज कोई ऐसा आप बता दीजिए कि जब से सरकार आई है कोई इनका आंदोलन, कोई ऐसे मुद्दे, कोई ऐसा धरना प्रदर्शन, कोई ऐसा जनसभा, कोई ऐसी रैली। हमारे यहाँ तो अभी 10 रैली हो चुकी। अमित शाह जी अभी गए, नरेंद्र मोदी जी गए, अभी हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी गए, सब लोग गए वहां पे ताकि वहां रैली हो रही है। इनके कहीं कोई दूर दूर तक एक छोटा सा जो है नुक्कड़ सभा भी नहीं हो पा रही है। तो आखिर क्यों? मैंने जो शुरू में आपसे कहा कि कारण ये नहीं है, कारण ये है कि शरद पवार युग का अब अंत है। अब इस अंत के बाद जो है इस पार्टी में कोई भविष्य नहीं रहा और वो भविष्य साफ जाहिर करता है कि अब यहाँ भगदड़ मचेगी। ऐसी पार्टी के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी लेने के लिए आतुर है। और खबर तो सर ये भी है कि जो अंदर प्लानिंग हुई है वो ये हुई है कि मैं एक सेकंड में लौट रही हूँ। खबर तो ये भी है सर, जो अंदर प्लानिंग हुई है वो ये हुई है कि अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, देखिए इन सब चीजों में कोई सच्चाई नहीं होती है। ये सब जो है ना, ये आप कह सकती हैं कि ये एक तरह से गॉसिप है। गॉसिप खबरें हम लोग भी करते थे, तो इन गॉसिप खबरों में ये आकलन, राजनीति में इस तरह के समाचार कभी आपको मुख्यमंत्री उनको बना दिया जाएगा, कभी उप मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, कभी कहा जाएगा कि उनको केंद्र में मंत्री बनाया जा रहा है। हमने तो अभी पीछे सुना कि उनको अजित पवार जी को केंद्र में मंत्री बनने का प्रपोजल दिया जा रहा था, वो इस वजह से आ रहे हैं। अब आपने एक नई बात आप बताई कि भाई मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री क्यों बनाया जाएगा? कोई कारण होना चाहिए। सरकार अगर गिर रही होगी तो सर कैसे बचाया जाएगा? ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना। अगर सरकार अगर गिर रही होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला। महाराष्ट्र में चुनाव कब है? नहीं, महाराष्ट्र में चुनाव जब भी हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला आता है, 16 विधायक अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं, तो फिर कैसे बचाया जाएगा? ये तो बता दीजिए थोड़ा। अगर 16 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो सरकार को कैसे बचाइएगा? नहीं, 16 विधायक, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आज मान लीजिए कि अगर वो 16 घटते हैं तो आप स्ट्रेंथ माइनस कर लीजिए उतना करने के बावजूद भी हमारे पास जो है निर्दलीयों के साथ जो है बहुमत रहेगा। और ये सरकार जो है बचाने की हमारी कोई इस तरह की ये नहीं है कि वो अयोग्य क्यों घोषित हो जाएंगे। ठीक है संजय जी कुछ कहना चाह रहे, सुन लेते हैं। समझ में आना चाहिए। ठीक है देखिए नेहा जी बहुत स्पष्ट एक बात बताते हैं, इन्होंने कैसे कैसे पार्टियां तोड़ दी, अपने पास जोड़ी। कैसे? अपना दल यूपी में 2 पार्टियां बना दी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जी इनके साथ में थे, उनको भी तोड़ दिया। जो इनके हनुमान गिरधारी चिराग पासवान थे उनकी पार्टी में उन्होंने तोड़ दी। शिवसेना 30 साल इनके संग में रही, इनको नहीं समझ में आया, वो पार्टी तोड़ शिंदे। अब शिंदे, क्योंकि शिंदे का जो वजूद है, शिंदे की जो वो है, वो महाराष्ट्र में एक्सेप्टेबल नहीं है जनता को, एक्सेप्टेबल है। तो आप सरकार बना सकते हैं। कर्नाटक में क्या हो रहा? कर्नाटक में आप देखिए 17-18 ये पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री छोड़ के इनको जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनके यहाँ भी भगदड़ मच रही है। आने वाले दिनों में देखिएगा कि ज्यादा दिन नहीं चलता है। ये तानाशाही, इस टाइप की जो चीजें हैं, विधायक और सरकार बना लो। सर वक्त है, सबको आईना दिखा देता है, बस वक्त का इंतजार करिए। ठीक है सर, वक्त की कमी माफ कीजिएगा, रोक लूँ आप सभी को। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।